हेलो डियर स्टूडेंट्स, 2020-21 के इस नए सत्र में आप सबका स्वागत है। और इस सत्र की हमारी जो क्लासेज हैं वो अभी ऑनलाइन मोड से ही चलेंगी। तो आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन मोड में कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है CCE राज MLB GC नोखा क्लास के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए उनको आप समझें। जो प्रॉब्लम्स आपको उनमें लगती हैं तो आप पर्सनली जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इस ऑनलाइन मोड में केमिस्ट्री में हम पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर है HSAB कंसेप्ट या HSAB प्रिंसिपल। क्या है ये HSAB प्रिंसिपल या कंसेप्ट? सबसे पहले हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। HSAB का फुल फॉर्म H फॉर हार्ड, S for soft, A for acid and B for base. Hard, soft, acid, base. अब ये क्या है? तो इसमें आप एसिड बेस का जो नाम है उससे आप भली भांति परिचित हैं, आप जानते हैं कि एसिड बेस क्या होता है। तो उसी से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि एसिड बेस क्या है। तो आपको ध्यान है कि एसिड बेस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए कई थ्योरीज, कई प्रकार के कंसेप्ट दिए गए हैं। तो ये भी एसिड बेस को एक्सप्लेन करने का एक कंसेप्ट, एसिड बेस क्या है उनको समझाने का एक तरीका है। तो एसिड बेस क्या होते हैं ये समझने के लिए आपने जो अलग अलग कंसेप्ट देखे वो कंसेप्ट कौन कौन से हैं, जैसे आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट, इसके अलावा सॉल्वेंट सिस्टम्स कंसेप्ट और यूसॉन रिच कंसेप्ट। ये वो कंसेप्ट हैं जिनकी सहायता से हमने देखा कि एसिड बेस क्या होंगे, उनको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनमें से जो लुईस कंसेप्ट है ये क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेने और देने की क्षमता है उसके आधार पर एसिड बेस को एक्सप्लेन करता है। इसके अकॉर्डिंग जो स्पीशीज लोन पेयर दे सकती है, जो डोनर के रूप में बिहेव करती है, वो क्या कहलाएंगे, बेस। जो लोन पेयर एक्सेप्टर होती है वो क्या कहलाती है, एसिड। इस प्रकार इस कंसेप्ट में लोन पेयर डोनेशन और एक्सेप्टर करने की जो टेंडेंसी है उसके आधार पर एसिड बेस को डिफाइन किया है। तो इसी लुईस एसिड तो लुईस बेस है, उनका जब इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम कहते हैं कि एसिड और बेस के इंटरेक्शन से साल्ट का निर्माण हो गया। वो जो साल्ट है वो कितने अधिक स्टेबल है या कम स्टेबल है उसका स्टडी जब किया गया तो वहां पर उनकी स्टेबिलिटी के लिए लुईस एसिड और लुईस बेस को आगे और क्लासिफाई किया। वो जो क्लासिफिकेशन है लुईस एसिड और बेस का वो है हार्ड और सॉफ्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, जो लुईस एसिड है उसकी दो कैटेगरी, उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी, हार्ड लुईस एसिड और सॉफ्ट लुईस एसिड। जो लुईस बेस है उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा,
हार्ड लुईस बेस और सॉफ्ट लुईस बेस। इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन किया है। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन मेटल ए और मेटल बी के रूप में किया गया है। वो किस प्रकार, अलग अलग प्रकार के जो साल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उनका स्टडी किया गया। उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है, जब उनका आपस में कंपेयर किया गया तो उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट दिया गया। उसके अंतर्गत जो मेटल्स हैं और जो लिगेंड्स हैं, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ एन लिगेंड्स जुड़ी होती है, जहां मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। यहां जब हम इस बॉन्डिंग टेंडेंसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। इसका मतलब मेटल लिगेंड से लोन पे ले रही है और लिगेंड लोन पे दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेटल है वो क्या हो गया, लुईस एसिड, लिगेंड है वो क्या हो गया, लुईस बेस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो भी क्या है, एसिड बेस रिएक्शन। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक साल्ट के रूप में बिहेव कर रहा है। तो इस जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, इसका जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगा कि ये एसिड या ये जो बेस है वो कौन सी कैटेगरी के हैं, किस प्रकार के हैं। उसके आधार पर हम उनकी स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। तो जब इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या साल्ट्स का स्टडी किया गया तो उनकी स्टडी के लिए जो मेटल्स हैं, उन मेटल्स को ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया। इसी प्रकार जो बेस है उनको भी, जो लिगेंड है उनको भी ए और बी में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो अलग अलग कैटेगराइज किया गया, उसका बेस जो रखा गया, उसके आधार पर हम जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भाग लेने वाले मेटल्स और लिगेंड्स हैं उनको रख सकते हैं। ग्रुप ए, अगर हम मेटल्स की बात करें जो एसिड के रूप में बिहेव कर रही है, ग्रुप ए में वो मेटल्स होंगी जिनका साइज छोटा हो, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, या जिनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जिनका पोलराइजेशन पावर, पोलराइज करने का जो पावर है वो अधिक हो, वो सब किसमें आएंगी, ग्रुप ए में। जैसे जो एल्कलाइन मेटल्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, ये किसमें आएंगे, ग्रुप ए में। ग्रुप बी में जिन मेटल्स का साइज थोड़ा बड़ा हो, जिनके ऊपर चार्ज कम हो, या हम कहेंगे जिनकी चार्ज डेंसिटी कम हो, पोलराइज करने की टेंडेंसी कम हो, वो किसमें आएंगी, ग्रुप बी में। जैसे अगर हम एल्केलाइन ग्रुप की बात करें तो जो सीजियम प्लस है, सीजियम प्लस का साइज बहुत बड़ा होता है, चार्ज +1 ही है, तो चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, कम। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या किसमें आएगा, ग्रुप बी में। इसी प्रकार जब ट्रांजिशन मेटल्स में हम जाते हैं तो उसमें सेकेंड और थर्ड सीरीज वाले जो मेटल्स हैं वो मोस्टली किसमें आने जाते हैं, ग्रुप बी में। इस प्रकार जो मेटल्स हैं उनको ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया। इसी प्रकार लिगेंड्स के लिए भी ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाए गए। ग्रुप ए में कौन से लिगेंड, ग्रुप ए में वो लिगेंड जिनका डोनर एटम अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, इन एटम्स वाले जो लिगेंड है वो किस ग्रुप में आएंगे, ग्रुप ए में। दूसरे वो लिगेंड जिनके अंदर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, दूसरे हो, जैसे फास्फोरस हो, सल्फर हो। इस प्रकार के जो
लिगेंड्स है वो किसमें आएंगे, ग्रुप बी में। या कई बार लिगेंड है वो मॉलिक्यूल के रूप में भी होता है, जैसे NH3 H2O, तो वहां पर हम देखेंगे कि डोनर एटम है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या दूसरा है। तो ग्रुप ए में वो आएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, या मॉलिक्यूल के डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ग्रुप बी में वो आएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साथ ही जिनका साइज कम है, साइज छोटा है वो किसमें, ग्रुप ए में, साइज बड़ा है वो किसमें, ग्रुप बी में। क्योंकि ये नेगेटिव स्पीशीज है, या तो न्यूट्रल है या नेगेटिव स्पीशीज है, तो जब पॉजिटिव के साथ इनका इंटरेक्शन होगा तो पॉजिटिव आयन इनको पोलराइज करता है, तो इनमें पोलराइज होने की टेंडेंसी हो सकती है। तो ग्रुप ए में वो स्पीशीज आएंगी, वो लिगेंड आएंगे जिनके पोलराइज होने की टेंडेंसी कम हो। जिन लिगेंड की पोलराइज होने की टेंडेंसी अधिक होगी वो आएंगे ग्रुप बी में। क्योंकि ग्रुप ए में कौन आ रहे हैं, जिनका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो पोलराइज होने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। ग्रुप बी में कौन आ रहे हैं, जिनका साइज बड़ा है, और साइज बड़ा है तो उनकी पोलराइज होने की टेंडेंसी भी अधिक होगी। इस प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है उसे समझाने के लिए जो मेटल्स हैं उनको ग्रुप ए और बी, इसी प्रकार लिगेंड्स को ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया, और ये पाया गया कि ग्रुप ए की जो मेटल्स हैं वो ग्रुप ए के लिगेंड के साथ अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है तो उसका स्टेबिलिटी अधिक होता है। साथ ही ग्रुप बी के जो मेटल्स हैं वो ग्रुप बी के लिगेंड के साथ अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं तो उसका स्टेबिलिटी अधिक होगा। लेकिन अगर ग्रुप बी के मेटल ने ग्रुप ए के लिगेंड के साथ इंटरेक्शन किया, या ग्रुप ए के मेटल ने ग्रुप के लिगेंड के साथ इंटरेक्शन किया, तो उस इंटरेक्शन से बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं होगा। इसी कंसेप्ट का बाद में अध्ययन किया पियर्सन ने। फिर पियर्सन ने इस कंसेप्ट को और डिटेल में बताया और इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया, तो उसके कारण फिर HCl कंसेप्ट को हम पियर्सन कंसेप्ट बोलते हैं। पियर्सन कंसेप्ट भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि पियर्सन ने इनको बताया। पियर्सन ने ही ग्रुप ए और ग्रुप बी को कहा क्या, हार्ड और सॉफ्ट। ग्रुप ए के लिए हार्ड, ग्रुप बी के लिए सॉफ्ट। तो जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी लिगेंड्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, उनको इस प्रकार से हम ग्रुप में जब डिवाइड करते हैं तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से ना ग्रुप ए के जैसी है ना ग्रुप बी की जैसी है। उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसे कहा गया बॉर्डर लाइन, सीमावर्ती, जो दोनों की बाउंड्रीज पे है। तो तीसरी कैटेगरी और होगी कौन सी, बॉर्डर लाइन। उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट के रूप में जब हम बात करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो हार्ड स्पीशीज के रूप में बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर नाइट्रोजन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जुड़ गई जो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, तो वो जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी है वो कुछ कम हो जाएगा। उस कंडीशन में वो नाइट्रोजन युक्त जो कंपाउंड है वो हार्ड से सॉफ्ट की तरफ आने लग जाएगा, तो इसकी बाउंड्री कौन सी हो जाएगी, बॉर्डर लाइन। या हेलोजन्स के लिए हम बात करें HCl, Br, I, ये जब लिगेंड्स के रूप में काम कर रहे हैं HCl, Br और I, यहाँ पर F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, साइज बहुत छोटा है, इसका किस ग्रुप में, किसमें, A में। पियर्सन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, हार्ड, हार्ड बेस हो गया, लिगेंड हो गया। I की जब हम बात करेंगे तो I का कंफर्म है, इसका साइज बहुत बड़ा, तो इसका अकॉर्डिंग ग्रुप किसमें, B में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से F से कम है तो किसमें आएगा, ग्रुप B में। पियर्सन के अकॉर्डिंग किसमें आ गया, हमें सॉफ्ट में।
तो ये हार्ड स्पीसीज हो गया, ये सॉफ्ट। लेकिन ये जो बीच वाले हैं इनको फिर हम किसमें मानेंगे, बॉर्डर लाइन। इस प्रकार मेटल और लिगेंड या मेटल और नॉन मेटल्स को हम इन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है पियर्सन कंसेप्ट या HSAB कंसेप्ट। तो आज इसका इंट्रोडक्शन बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे और स्टडी करेंगे। इस प्रकार पियर्सन ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दोनों जो पार्ट है, मेटल और लिगेंड, दोनों को क्लासिफाई करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को समझने का प्रयास किया। यहाँ एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जो मेटल है जो एसिड के रूप में बिहेव कर रही है, उनमें हार्ड कैटेगरी में मुख्य रूप से कौन कौन है, सॉफ्ट कैटेगरी में कौन कौन सी आएंगी और बॉर्डर लाइन में कौन कौन सी। तो जैसे यहाँ एग्जांपल्स के रूप में हम देख रहे हैं, मुख्य रूप से फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, जो स्टार्टिंग ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो हार्ड के रूप में बिहेव कर रही है। जो ट्रांजिशन फर्स्ट ग्रुप की जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो हार्ड स्पीसीज के रूप में बिहेव कर रही है। जिनका चार्ज डेंसिटी अधिक है वो हार्ड एसिड के रूप में बिहेव कर रही है। सॉफ्ट की जब हम बात करते हैं तो जो सेकेंड और थर्ड ग्रुप में जो आ रही है और जिनका चार्ज कम है वो सॉफ्ट के रूप में, और इनके जो बीच वाले हैं वो आ रहे हैं इसमें बॉर्डर लाइन में। जैसे Fe+3 हार्ड में, Fe+2 बॉर्डर लाइन। जो जिंक है वो +2 बॉर्डर लाइन में, और ये कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये किसमें, सॉफ्ट है। इसी प्रकार से लिगेंड है जो बेस के रूप में बिहेव करते हैं, उनकी तीनों कैटेगरियों के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स। F- अत्यधिक उच्च विद्युतीयता के कारण हार्ड, OH- में डबल एटम कौन, O, तो किस रूप में, हार्ड स्पीसीज के रूप में। H2O लिगेंड में डबल एटम कौन, O, किस रूप में, हार्ड स्पीसीज के रूप में। NH3 डबल एटम कौन, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसका नियम किस रूप में, हार्ड के रूप में। तो इस प्रकार यहाँ एक मुख्य रूप से की एग्जांपल देखिए आप, NCS, यहाँ N की वैलेंसी कितने से होती है, इसका मतलब जब बॉन्डिंग N के थ्रू होती हो उसमें ये किसके रूप में बिहेव करेगा, हार्ड के। जब हम सॉफ्ट लिगेंड्स की बात करते हैं तो वो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या जिनका साइज बड़ा हो जाता है वो किस रूप में बिहेव कर रहे हैं, सॉफ्ट के रूप में। RS- I-, यहाँ NCS हार्ड के रूप में था, ये HCl- बॉन्डिंग किसके द्वारा, S के द्वारा, ये किस रूप में, सॉफ्ट के रूप में। बॉर्डर लाइन में जैसे मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन है वो हार्ड के रूप में, नाइट्रोजन एलिमेंट, लेकिन जब नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ जाते हैं जिससे N की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो पावर है वो कुछ कम हो जाती है, तब ये हार्ड से किसमें आ गया, बॉर्डर लाइन। अब वो रोका क्यों आपने, अब हम बात करते हैं HSAB या पियर्सन प्रिंसिपल। हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं इसकी HSAB कंसेप्ट की कि ये सिद्धांत क्या है। ये जो पियर्सन कंसेप्ट है या HSAB कंसेप्ट है ये क्या करता है, लुईस एसिड बेस को कैटेगराइज करता है, मेटल्स और लिगेंड्स को कैटेगराइज करता है, इसमें हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन। जो HSAB या पियर्सन प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल बताता है किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी अधिक होगी या कम होगी। और इस स्टेबिलिटी को बताया जाता है किसके आधार पर, मेटल और लिगेंड का जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन के आधार पर, मेटल लिगेंड के इंटरेक्शन के आधार पर। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने वाले मेटल और लिगेंड दोनों एक ही ग्रुप से हैं
ये हार्ड और ये भी हार्ड ग्रुप से है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। अगर मेटल भी सॉफ्ट है और लिगेंड भी सॉफ्ट ग्रुप से है तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। लेकिन अगर ये इंटरेक्शन सेम ग्रुप का नहीं है, जैसे मेटल हो गया हार्ड ग्रुप का और लिगेंड हो गया सॉफ्ट ग्रुप का, या मेटल सॉफ्ट ग्रुप की और लिगेंड हार्ड ग्रुप का, उस कंडीशन में उस इंटरेक्शन से बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो अनस्टेबल होगा। इस प्रकार पियर्सन या एचसीडी प्रिंसिपल ये कहता है कि सेम इंटरेक्शन से बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होते हैं, जबकि असमान इंटरेक्शन से बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होती है। तो अभी आज इतना ही। तो हमने पढ़ा कि एसएसडी कंसेप्ट क्या है, मेटल और लिगेंड्स को हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डरलाइन में किस प्रकार से किस आधार पर डिवाइड किया जाता है, और एसएसएपी या पियर्सन प्रिंसिपल क्या है, तो उसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को समझाया जाता है और किस प्रकार समझाया जाता है वो हमने यहाँ पर अध्ययन किया। बस आज इतना ही।